हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करेंगे डे 3 के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमने यूपीपीएससी लेक्चरार के लिए जो है कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आज हम डे 3 डिस्कस करने वाले हैं। और डे 3 में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। यहाँ से आपको 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आराम से जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा जो है आज की क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हो। तो देखो, सबसे पहले देखो मेमोरी क्या होती है। भाई जब आप डेटा को स्टोर करवाते हो, मैम भाई आप अगर कुछ वैल्यू देते हो, जब उनका डेटा, जब उनका रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ठीक है, तो वो आपका कहाँ पे होता है? मेमोरी में। जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेन मेमोरी है, जब आप कोई भी चीज़ याद करते हो तो ब्रेन में जाके सेव हो जाती है, मतलब वो हमारी मेमोरी है। और जब हम याद करते हैं, कई बार क्या होता है कि हमें धुंधला कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा याद आता है कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, हमने ये चीज़ देखी थी। ठीक है, तो हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्टोरेज के लिए, कंप्यूटर में स्टोरेज के पर्पज से हम क्या यूज़ करते हैं? मेमोरी को यूज़ करते हैं। और कैसे कैसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेमोरी हायरार्की से रिलेटेड लिखे हुए हैं। सबसे पहला है मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट लेवल। मेमोरी को हम ऑर्गेनाइज करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, है ना, कि भाई जो है आपका रजिस्टर्स में कैसे मेमोरी रहेगी, साइज छोटा है बड़ा है, कैसे जो है एसएस रहेगा। ठीक है, फिर आपका कैशे आता है, फिर आपकी मेन मेमोरी आती है, फिर आपकी सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल हैं, किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करते हैं, किस तरीके से हम डेटा को असेस कर पाते हैं। ठीक है, सीपीयू में ट्राई टू असेस डिफरेंट लेवल ऑफ मेमोरी इन डिफरेंट वे। ठीक है, जो सीपीयू है आपका, यानी कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है आपकी, वो ट्राई करती रहती है कि हम अलग अलग लेवल पे जो आपका डेटा स्टोर है, हम उसको कैसे अलग अलग रास्तों से उसको पा सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है, जो आपका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली असेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो है आप इसको इंडिपेंडेंट, इसका जो सेकंड नाम है वो है इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। साइमल्टेनियसली बोलो या फिर आपका जो है इंडिपेंडेंट बोलो, दोनों एक बात है। और एक होती है आपकी हायरार्किकल असेस मेमोरी। तो दो पार्ट्स में आप मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो। पहला है आपका साइमल्टेनियस या फिर इंडिपेंडेंट, और सेकंड है आपका हायरार्किकल। क्लियर है भाई इतना? सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को, ये क्या होता है, कैसे कैसे यहाँ पर चीजें होती है। अभी तक आपने अगर कहीं पर पढ़ा होगा तो हायरार्किकल से रिलेटेड पढ़ा होगा, शायद आपने इंडिपेंडेंट को ना पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो आज की क्लास में अच्छे से समझिएगा और पूरा कंसेप्ट जानिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं है तो टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताऊं, देखो ये आपका क्या है? सीपीयू। ये आपका क्या है? सीपीयू। ठीक है, ये आपके अलग अलग लेवल है। ये आपका लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये आपका लेवल 4 है। ठीक है, ये आपका सीपीयू है और ये आपके जो है अलग अलग लेवल्स हैं। ठीक है, ये हम बात करें इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। किसकी बात करें? इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की। तो सबसे पहले जो सीपीयू है वो कोई भी एड्रेस जनरेट करेगा तो वो सबसे पहले डेटा को कहाँ पे फाइंड आउट करेगा? वो लेवल 1 के पास जाएगा कि क्या वो डेटा यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर वो डेटा यहाँ पर मिल जाएगा तो वहां से वो डेटा को क्या करेगा? फेच कर लेगा। ठीक है, अगर उसको डेटा वहां पर नहीं मिला तो ये फिर कहाँ जाएगा? लेवल 2 के पास डेटा को ढूंढेगा। अगर लेवल 2 के पास डेटा को ढूंढेगा तो लेवल 2 से डेटा जो है वो कहाँ जाएगा? सीपीयू के पास, ना कि लेवल 2 से डेटा लेवल 1 के पास जाएगा। इंडिपेंडेंट में जो है डायरेक्ट लेवल से ही डेटा जो है सीपीयू के पास चला जाता है। मतलब अलग अलग जो है हमें डेटा को करने की जरूरत नहीं है, कि जैसे हम हायरार्की में क्या करते थे कि रजिस्टर आपके तो सीपीयू में ही होते हैं, कैशे मेमोरी में डेटा नहीं मिलता था तो मेन मेमोरी के पास जाते थे, मेन मेमोरी से डेटा कैशे में, कैशे से रजिस्टर में, इस तरीके से आपका डेटा आता है। ठीक है, लेकिन जो आपका इंडिपेंडेंट है वहां पर अलग अलग लेवल्स में डेटा है। यहाँ पे मिल गया तो ठीक है, यहीं से डेटा सीपीयू के पास, यहाँ पे मिल गया तो यहीं से डेटा सीपीयू के पास। वो डेटा जो है वो लेवल 1 के पास नहीं जाएगा। मतलब जो आपका लेवल 2 से लेवल 1 के पास जाने का जो टाइम है वो यहाँ पर जो है आपका बच जाता है। ठीक है, आपका जल्दी जो है आप असेस कर सकते हो। उसके बाद ये है कि आपका लेवल 3, जब आप लेवल 3, अगर लेवल 2 में भी नहीं मिला तो लेवल 3 के पास जाएगा। इस तरीके से जितने भी आपके लेवल्स हैं, आखिरी वाले लेवल पे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर पर्टिकुलर जो है वहाँ उससे रिलेटेड कोई एड्रेस जनरेट किया है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर आपको जो है आपका डेटा जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बाकी हम डिटेल से अच्छे से समझते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, आपको जो है चीज़ें क्लियर आउट होंगी। ठीक है, हाँ जी, आगे देखिए।
इतना क्लियर, दो पार्ट्स में। अब हम इंडिपेंडेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाया तो आप थ्योरी समझ के आराम से समझ जाओगे। ऑल द लेवल्स ऑफ मेमोरी आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। जितने भी लेवल्स हैं वो डायरेक्टली जो है सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। देखिए ये आपका सीपीयू है, ये लेवल 1 था, ये लेवल 2 था, ये लेवल 3 था, सपोज 3 ही लेवल है, ठीक है। तो लेवल 1 सीपीयू से कनेक्ट है, ये भी सीपीयू से कनेक्ट है, ये आपस में कनेक्टेड नहीं होते, ये डायरेक्टली जो है सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखो वेन एवर सीपीयू रिक्वायर एनी वर्ड, अगर सीपीयू जो है किसी भी वर्ड की डिमांड करता है, किसी भी वर्ड के लिए बोलता है, ठीक है, इट स्टार्ट सर्चिंग फ्रॉम इट्स ऑल लेवल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपका सीपीयू अगर डेटा को ढूंढ रहा है तो वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सपोज 3 ही लेवल है, तो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जो है वो लेवल 3 के पास चला जाएगा, नहीं, वो साइमल्टेनियसली अगर 1 है तो 1 से स्टार्ट करेगा, देन 2, देन 3, इस तरीके से, ठीक है। मतलब वो जो है एक सीक्वेंस में जो है जैसे आपका डेटा, जैसे आपके लेवल्स हैं वहीं से जो है आपका डेटा को ढूंढने का शुरू करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में से कहीं से भी डेटा को ढूंढना शुरू कर दे। समझ में आया भाई? तो ऑल लेवल्स में जो मेमोरी है, मतलब सीपीयू जो है वो सभी के सभी जो है लेवल से कनेक्टेड होता है, और डेटा जो है वो सर्च होना साइमल्टेनियसली स्टार्ट होता है, ना कि पर्टिकुलर आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कंसीडर जो है आपके पास, सपोज करो सीपीयू के पास 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। तो अब जो है अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपका न्यूमेरिकल आएगा, तो आपको जो है क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। सपोज यहाँ पर 2 लेवल्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे? सीपीयू से। लेवल 1 भी सीपीयू से कनेक्टेड, लेवल 2 भी। अब देखो लेवल 1 के पास डेटा नहीं मिला, अगर लेवल 2 के पास जाता है तो ऐसा नहीं है कि लेवल 2 के पास से पहले डेटा लेवल 1 पे जाए देन आपका सीपीयू के पास जाए, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। डायरेक्ट जो है लेवल 2 के पास मिल गया तो डायरेक्ट डेटा जो है आपका सीपीयू के पास चला जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपकी ये लेवल्स हैं इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। क्या आपको दिखाई दे रहा है? इन लेवल्स के बीच में कोई भी कनेक्शन, तो इन लेवल्स के बीच में आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होते हैं। क्लियर है? ये वाला पॉइंट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो T1 जो है वो आपका असेस टाइम है फॉर लेवल L1, मतलब यहाँ पे सपोज करो कि L1 को असेस करने का टाइम है T1, ठीक है, और लेवल 2 को असेस करने का टाइम है आपका यहाँ पे T2 ले लो, ठीक है। तो S1 साइज हो गया, यहाँ पर जो है इसका साइज क्या है? S1 हो गया, ठीक है। और CH जो है कॉस्ट है कि कितनी कॉस्ट आपकी लग रही है, और H1 में आपका क्या है? हिट रेशो, कि भाई लेवल 1 में फाइंड डेटा को मिलने के चांसेस कितने हैं, कितने नहीं है, कितने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हिट रेशो आपका क्या हो जाएगा? H1 हो जाएगा। भाई अगर आपको जो जितना भी आपको हिट रेशो है, देखो ये आपका CPU था, ये आपका लेवल 1 है और ये आपका लेवल 2 है, ठीक है। इसको जो है ढूंढने का टाइम T1 है, इसको ढूंढने का टाइम क्या है? T2 है। इसका जो हिट रेशो है वो है H1 और इसका हिट रेशो है H2। तो सपोज जो है हम पहले L1 के पास गए तो इसका हिट रेशो क्या हो गया? H1, और इसको असेस करने का टाइम क्या हो गया? T1, ठीक है। प्लस अब देखो जो मिस हुआ, भाई जो आपको वहां पे डेटा नहीं मिला, मिस करने का टाइम भी तो अटैच होगा ना। जब हम L2 के पास जाएंगे, जब L1 के पास डेटा नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे? L2 के पास जाएंगे। तो इसका मिस क्या हो जाएगा? 1 माइनस H1। आपको तो इतना तो पता है ना कि भाई जो आपका मिस रेट होता है वो क्या होता है? 1 माइनस हिट रेट, है ना, 1 माइनस हिट। और जो आपका हिट प्लस मिस, मतलब हिट रेशो प्लस मिस रेशो मिला के आपका क्या बनाते हैं? 1 बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हिट रेशो क्या होगा, मिस रेशो क्या होगा, ठीक है। अगर हमें हिट रेशो निकालना है तो 1 माइनस मिस हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखो L2 को असेस करने का टाइम क्या है? भाई हिट रेशो क्या है? H2 है, और इसको असेस करने का टाइम क्या है? T2। हमेशा जो आपका लास्ट लेवल होता है, ये चीज आपको याद रखनी है, जो भी आपका लास्ट लेवल है उसका जो आपका लेवल, मतलब जो हिट रेट है, मतलब जो आपका ये हिट रेट है वो क्या होगा? भाई आपका 1 होगा। समझ में आया? ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है। द डेटा आइटम बीइंग सर्च्ड विल डेफिनेटली, मतलब डेटा आइटम जो है हम जब भी ढूंढते हैं तो हमें वो लास्ट लेवल पे मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कितने लेवल्स हैं, ठीक है। तो हमेशा डेटा आपको जो है लास्ट लेवल पे मिल जाएगा, अगर ऊपर वाले कहीं पर भी नहीं मिला। ये कंफर्म है कि लास्ट लेवल पे आपको डेटा मिलना ही मिलना है, ठीक है। थर्स हिट रेशो ऑफ ऑल लास्ट लेवल इज ऑलवेज 1। जो आपका हिट रेशो है लास्ट लेवल का वो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। क्लियर है भाई? तो जो लास्ट लेवल का हिट रेशो है वो ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है, चाहे वो कितने भी लेवल्स हों आपके। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट पर टाइम क्या हो जाएगी? यहाँ पर ये आपकी जो है कॉस्ट टाइम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 3 लेवल है, 3 लेवल है। तो यहाँ पे देखो इसको हिट का टाइम क्या है? H1।
इसका असेस करने का टाइम है T1, ठीक है। इसका क्या है H2, इसका असेस करने का टाइम क्या है T2, इसका H3 और इसका असेस करने का टाइम क्या है T3, ठीक है। अगर मैं इसका यहाँ पर बनाऊं तो क्या हो जाएगा H1 इंटू T1, ये हिट रेशो इंटू जो भी टाइम लगा है इसको असेस करने का। अब सपोज आपको डेटा लेवल 1 में नहीं मिला, लेवल 2 के पास गए तो लेवल 2 का पहले मिस आएगा 1 माइनस H1, इसको असेस करने का टाइम क्या है H2 और इसका जो टाइम है टाइम कितना लग रहा है T2, ठीक है। अब देखो सपोज यहाँ पे भी आपको डेटा नहीं मिला तो आप कहाँ जाएंगे, लेवल 3 के पास जाएंगे। लेवल 3 का जो है मिस रेशो क्या हो जाएगा 1 माइनस H2 और इसका H3 है, ये H3 आपका क्या हो जाएगा H3, मतलब इसको हिट रेशो प्लस इसको टाइम कितना लग रहा है T3। ये हिट हमेशा लास्ट लेवल का क्या होता है 1 होता है। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, कोई भी डाउट है भाई? आराम से मतलब जैसे 1 बाय 1 करके जाएंगे और आराम से जो है चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले लेवल पे आप जाओगे तो उसको हिट रेशो क्या है वहाँ पर H1 है और उसको असेस करने का टाइम क्या है T1, ठीक है। सपोज आपको लेवल 1 पे डेटा नहीं मिला, लेवल 1 पे डेटा नहीं मिला तो आप लेवल 2 के पास जाओगे। लेवल 2 पे गए तो उसका जो हिट रेशो वो क्या है H2 और उसको असेस करने का टाइम क्या है T2, ठीक है। तो अगर आपको वहाँ पे डेटा मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो आप जाएंगे अगेन जितने भी आपके पास लेवल, सपोज आपका यहाँ पर लास्ट लेवल क्या है T3, तो फिर आपका पहले आएगा मिस, तो मिस क्या हुआ 1 माइनस H2 और इसको हिट करने का टाइम क्या है H3 और टाइम टोटल टाइम असेस करने का क्या है T3, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। देखो H1 इंटू T1 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू H2 1 माइनस H1, सॉरी यहाँ पर जो है जो पहले वाले का मिस था वो भी आएगा, ठीक है। वो बाई मिस्टेक मैंने आपको बताया नहीं, तो पहले वाले का जो मिस था वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। H2 तो आएगा ही, साथ में 1 माइनस H1 भी आएगा और H3 और T3 और हमेशा लास्ट लेवल का जो हिट रेशो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है भाई, इंडिपेंडेंट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है या साइमल्टेनियसली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि जो सीपीयू है वो आपका सभी लेवल से कनेक्टेड होता है, लेवल्स आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं, पहचान उनकी नहीं होती है, ठीक है। किस तरीके से जो है हम उसका असेस टाइम निकालते हैं वो क्लियर है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हाँ जी, अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप की, यानी कि जो आपका मेन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं वो आपका है हायरार्किकल, ठीक है। तो हायरार्किकल पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। अब हायरार्किकल मेमोरी क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से समझना कि और लेवल 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है सीपीयू से, लेवल 2 कनेक्टेड है लेवल 1 से, लेवल 3 कनेक्टेड है लेवल 2 से। देखो अगर आपने भी देखा होगा डायग्राम ऐसे ही होता है ना, ये आपके रजिस्टर्स हैं और रजिस्टर में ही आपका क्या होता है सीपीयू, फिर आपकी जो है कैशे मेमोरी आती है, कैशे के बाद आपकी मेन मेमोरी आती है, मेन के बाद आपकी सेकेंडरी आती है, ठीक है। मतलब सीपीयू से डायरेक्टली सब कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो लेवल 2 इज डायरेक्टली कनेक्टेड दिस, लेवल 3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड लेवल 2, ठीक है। तो इट फर्स्ट सर्च द लेवल वर्ड, ये जो है वर्ड को कनेक्ट करेगा सर्च कहाँ पे, लेवल 1 पे, फिर लेवल 2 पे, फिर लेवल 3 पे, इस तरीके से सर्च करेगा। देखो ये आपके सीपीयू के लेवल्स हैं और ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो लेवल 1 को असेस करने का टाइम क्या है, वही आपका हिट रेशो जाएगा H1 और जो आपका हिट जो टाइम है वो क्या हो जाएगा T1। ऐसे लेवल 2 का क्या हो जाएगा H2 और T2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका टाइम क्या है, ये H1 हुआ असेस करने का टाइम T1, ये H2 हुआ असेस करने का टाइम T2। H1 इंटू T2 सॉरी T1 प्लस हिट मिस क्या आ जाएगा 1 माइनस H1 इंटू H2, ठीक है। कॉमन में यहाँ पे टाइम आता था हमारा T2 वहाँ पे, लेकिन T1 का टाइम भी तो इंक्लूड होगा क्योंकि लेवल 2 से लेवल 1, लेवल 1 से CPU, ठीक है। तो T1 प्लस T2, क्लियर है भाई, क्लियर है। यहाँ पे ये वाली चीज ऐड हो जाएगी, डायरेक्ट जो हम T2 लिखते थे यहाँ पे आप T1 भी ऐड करोगे, समझ में आया भाई, ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पर एक लेवल और लगा दूं, सपोज मैं यहाँ पर एक लेवल और लगा देती हूँ लेवल 3, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको H1 T1 H2 T2 H3 T3, ठीक है। तो H1 इंटू H2 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T1 प्लस T2, ठीक है, जमा में 1 माइनस H1 का हिट रेशो मिस रेशो सॉरी H2 का है मिस रेशो इंटू H3 और यहाँ पर टाइम आ जाएगा T1 T2 प्लस T3। क्यों, क्योंकि पहले लेवल 3 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 1 और देन जो है आपका सीपीयू के पास जाएगा, ये रहता है। वहाँ पे जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको लेवल्स के बीच में कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पे जो है लेवल्स के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं थे। क्लियर है भाई,
ये आपके 3 लेवल आ गए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो है फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला देखो रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगी कोई भी बच्चा फॉर्मूला मत रटना, डायरेक्ट जो है लेवल्स बना के देख लेना। लेवल बनाओगे तो आराम से जो है T1 T2 इस तरीके से H1 H2 जैसे भी आप लगाओगे तो आप आराम से जो है उसको कर पाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो फिर जो है चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है उसको याद कर सकते हो। मेमोरी में जो है टाइम सबका ऐड हो जाएगा, जो क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, पहले यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होते तो डायरेक्टली जो है हम जो है एसेस कर लेते हैं। क्लियर है भाई, यहाँ पर या वहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं होती हमें। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने किया है उसके बेस पे साइमल्टेनियसली एसेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल पे, ताकि जो आप इस कंसेप्ट को समझ पाओ, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछूं, देखो होमवर्क है ये आपका, क्योंकि मैंने आपको ये बता रखा है। हाँ जी, क्वेश्चन देखो भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो साइमल्टेनियसली पहले इंडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन आ जाए कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि बाय डिफॉल्ट जो है आपकी मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती है, इंडिपेंडेंट होती है या फिर हायरार्किकल होती है, ठीक है। तो क्या होगी, कोई बताएगा मुझे, कोई बताएगा बाय डिफॉल्ट आपकी जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी या फिर आपकी जो है हायरार्किकल होगी। तो बाय डिफॉल्ट आपकी जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपकी क्या होती है भाई, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि साइमल्टेनियसली होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, मैं आपसे एक होमवर्क पूछने वाली थी, होमवर्क देने वाली थी यहाँ पे, तो नोट डाउन कीजिए। मैंने आपको जो है डे 1 जब आपको मैंने एक डेमो वीडियो दिया था तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था, है ना, क्या बताया था मैंने वहाँ पे कि भाई ये आपका जो है रजिस्टर्स है, रजिस्टर आपका CPU के अंदर ही होता है, देन आपका CPU है, सॉरी देन आपकी कैशे मेमोरी है, कैशे के बाद आपकी मेन मेमोरी है, और फिर जो है आपकी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। जब कोई भी एड्रेस जनरेट होता है रजिस्टर में नहीं मिलता, CPU जाता है कैशे मेमोरी में ढूंढता है, ठीक है। जब उसको कैशे मेमोरी में डेटा मिल जाता है तो यहाँ पे जो है कितने बिट डेटा जो है CPU कैशे मेमोरी से CPU के पास आता है, तो आपको जो है ट्रांसफर बताना है, मतलब कितने वर्ड का यहाँ पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। इसके बाद जब आपको डेटा कैशे में नहीं मिलता, कैशे के बाद जब आप जो है कहाँ पे जाते हो, मेन मेमोरी में जाते हो, तो मेन मेमोरी में जाने के बाद जब आप यहाँ से यहाँ डेटा ढूंढते हो तो मतलब जब आपको डेटा यहाँ मिल जाता है मेन मेमोरी में, तो यहाँ पे जो है कितना डेटा यहाँ पे जो है ट्रांसफर होगा, तो आपको ट्रांसफर रेट बताना है, कैशे से CPU, मेन मेमोरी से कैशे, और सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी। ये चीज़ आपको बतानी है, ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुकी हूँ, तो ये आपका होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है, होमवर्क है। अभी वीडियो को रोको और इसका जो है आंसर करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यहाँ से आपको एग्जामिनर डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो UPPSC का एग्जाम है, लेक्चरर वाला एग्जाम है, तो क्वेश्चन जो है आप ये मत मानो कि आपको न्यूमेरिकल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ऐसे जो आपके एग्जाम होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे आपके थ्योरी कंसेप्ट की जो बिल्डिंग होती है, तो थ्योरी वाले जो कंसेप्ट है वो आपके काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसको वो वाली चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस लाइक जैसे आपका ये हिट रेशो, यहाँ से क्वेश्चन आ गया, बहुत हल्के फुल्के न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल आ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टाइम कम होता है, क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो उसी के लिए जो है आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपका थ्योरी कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। ओके, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि आपका CPU है या आपका लेवल 1 है या आपका लेवल 2 है, ठीक है, और आपका साइमल्टेनियसली है, मतलब क्या है कि भाई अगर कैशे में मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिला तो फिर मेन मेमोरी, और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखना, ये आपस में क्या है, कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्ट आपका डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, मेन मेमोरी से डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, CPU के पास, समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है इसने कि ये देखो यहाँ पे क्या बता रखा है इसने, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ से आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ द मशीन कैशे हिट रेट। कैशे का जो हिट रेट है जो हम H1 मान रहे थे वो आपका क्या 80%, दैट इज 80/100, दैट इज क्या हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो H1 की वैल्यू हो गई 0.8, T1 की वैल्यू क्या है, एंड कैशे एक्सेस टाइम, कैश को एक्सेस करने का टाइम क्या है 5 नैनोसेकेंड, ठीक है। मेन मेमोरी एक्सेस टाइम ऑफ 100 नैनोसेकेंड, तो मेन मेमोरी का जो है एक्सेस टाइम क्या है यहाँ पर T2 क्या है
100 नैनो सेकेंड, ठीक है। और मैंने हमेशा बताया था जिस लेवल पे आपको डेटा मिल जाता है उसका जो हिट रेशो है वो आपका क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, अरे यार यहाँ पे तो मुझे हिट तो बताया ही नहीं कि जो लेवल 2 है उसका हिट रेशो क्या होगा। तो हमेशा याद रखना जो आपका लास्ट लेवल है वहां पे हिट रेशो आपका ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T2, यही था, ठीक है। तो H1 आपका क्या है 0.8, T1 आपका क्या है 5 प्लस 1 माइनस H1 क्या हो जाएगा, मैं 1 में से 0.8 को माइनस करूंगी तो 0.2, ठीक है। और H2 आपका क्या है 1 है, ऑलवेज 1 है, ठीक है, क्योंकि लास्ट लेवल है ये आपका। और T2 आपका क्या है 100 है, ठीक है। इसको आप 2/10 लिख सकते हो, 2/10 लिख सकते हो, लिख दिया भाई। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा ये 20, और स्टार्टिंग में 8 5 जा 40 और 0.1 के बाद है तो 1 के बाद, तो टोटल क्या आ जाएगा 24 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आया 24, समझ में आया। ये साइमल्टेनियसली अगर आप यूज करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 24। देखो आपको फॉर्मूला बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता है कि भाई हिट होता है और टाइम को असेस करने के लिए मुझे T1 चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये चीजें पता है और आराम से आप फॉर्मूले को बना सकते हो, समझ में आया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो 24 नैनो सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है आपके क्या दे दिए, 2 लेवल दे दिए, मतलब अब ये जो है आपका हायरार्किकल असेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऐसा हायरार्किकल है, अभी हमने इंडिपेंडेंट किया था, अब हम हायरार्किकल करेंगे। सेम देखो H1 हमारा क्या है 0.8, T1 हमारा क्या है 5 नैनो सेकेंड। यहाँ पर मेन मेमोरी का क्या हो जाएगा, H2 हमारा क्या है 1 है, क्योंकि लास्ट लेवल है ये आपका, ठीक है। और T2 आपका क्या था 100 नैनो सेकेंड, ठीक है। अब देखो करके देखो, H1 इंटू H2 प्लस 1 माइनस H1 इंटू H2 इंटू T1 प्लस T2, ठीक है। क्योंकि T1 और T2 दोनों का टाइम होगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे मिलता है कैशे में ना मिलके मेन मेमोरी में मिलता है तो कैशे के बाद कहाँ जाएगा, सॉरी मेन मेमोरी के बाद कहाँ जाएगा, कैशे में, और कैशे के बाद कहाँ जाएगा सीपीयू में। तो कैशे को भी असेस करने का तो टाइम लगेगा ना, तो वो T1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो इसको करेंगे 0.8 इंटू 5 क्या हो जाएगा, अगेन 40 और फिर 1 के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस H1 0.2, H2 हमारा क्या है 1, T1 T2 क्या हो जाएगा 100 प्लस 5 क्या हो जाएगा 105, ठीक है। 4 प्लस 10 इंटू 105, ठीक है, कर लो यहाँ पे। तो 4 प्लस 10 2 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 नैनो सेकेंड। देखो वहां पे क्या आ रहा था 24 नैनो सेकेंड और यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है आपका हायरार्किकल का आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा 25 नैनो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास अब यहाँ पर 3 लेवल हैं, 3 लेवल हैं, तो आप क्या करोगे, देखो कैशे मेमोरी है, मेन मेमोरी है और डिस्क है, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इंडिपेंडेंट की, ठीक है। इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो बना लीजिए। इंडिपेंडेंट में क्या हो जाएगा आपका कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी एंड डिस्क आर वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। असेस द कैशे, कैशे को असेस करने का टाइम दैट इज T1 क्या हो जाएगा 10। उसके बाद जो है एंड असेस टू मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को असेस करने का टाइम क्या है 100, और असेस करने का डिस्क, डिस्क को असेस करने का टाइम यानी कि T3 क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है। उसके बाद सपोज द हिट रेशो, कैशे का हिट रेशो क्या है यानी कि H1 क्या है आपका 0.9 है, और फिर मेन मेमोरी का हिट रेशो क्या है 0.8 है। ऑब्वियसली ये जो आपका लास्ट लेवल है तो यहाँ पे आपका H3 क्या हो जाएगा 1, हमेशा हिट रेशो क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अगेन फॉर्मूला लिखो, यानी कि इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा H1 इंटू H2 सॉरी H1 इंटू T1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू T2 इंटू H2 प्लस 1 माइनस H1 1 माइनस H2 इंटू H3 इंटू T3, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर दो, H1 हमारा क्या है 0.9 दैट इज 9/10 इंटू में T1 क्या है 10 जमा में 1 माइनस H1 क्या हो जाएगा 0.1 दैट इज 1/10, ठीक है। और T2 जो है सॉरी H2 हमारा क्या है 8/10 और T2 हमारा क्या है 100 जमा में T3 हमारा सॉरी 1 माइनस H1 1/10 इंटू 1 माइनस H2 क्या हो जाएगा 2/10 इंटू T3 क्या है 1 इंटू सॉरी H3 क्या है 1 और T3 हमारा क्या है 10,000। तो 2 0 से ये कट गई, ठीक है। क्या हो जाएगा ये यहाँ से कैंसिल
ये यहाँ से, तो 9 + 8, देखो 9 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, कितना हो गया 17, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, तो आंसर क्या हो जाएगा 217 नैनो सेकेंड। आंसर क्या आया 217 नैनो सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। देखो हायरार्किकल से, सॉरी इंडिपेंडेंट से मैंने करके करवा दिया है, हायरार्किकल आप जो करके बताएंगे कि हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन यूज करेंगे का। ये आपका जो है सीपीयू है, फिर आपकी कैशे मेमोरी है, कैशे के बाद आपकी मेन मेमोरी है, और मेन के बाद आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये वाला जो है आपको मुझे बताना है कि सेम है, सेम सारी चीजें आप हम जो है हायरार्किकल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका जो है आंसर क्या आएगा। ठीक है, और सभी बच्चों को टेलीग्राम ग्रुप पे करके मुझे भेजना है बकायदा कि भाई किस तरीके से आपने किया है। फॉर्मूला जो है बिल्कुल रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं देखना, आराम से जो है डायग्राम बना के जो है वो लेवल करना है। क्लियर है भाई, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मुझे करके दिखा देना। ओके, अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की, मतलब आपको टाइप्स पता चल गई। अब हम थोड़ा सा देखेंगे थ्योरी के बारे में कि वॉलेटाइल मेमोरी क्या है, नॉन वॉलेटाइल क्या है, कैशे क्या है, मेन मेमोरी क्या है, इन सबकी टाइप्स क्या है। ठीक है, मेन मेमोरी क्या होती है, फिर रैम रोम क्या होती हैं, इसके बाद ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मेमोरी आपकी क्या है, मेमोरी एक यूनिट ऑफ कलेक्शन है टू स्टोरेज यूनिट। ऑब्वियसली मेमोरी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेटा को स्टोर करवाने के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं, डिवाइस टुगेदर। द मेमोरी यूनिट स्टोर द बाइनरी इन्फॉर्मेशन। बाइनरी जो मेमोरी यूनिट है वो क्या करती है, बाइनरी इन्फॉर्मेशन दैट इज 0 और 1 की फॉर्म में जो है डेटा को स्टोर करवाती है। समझ में आया, किसकी फॉर्म में डेटा को स्टोर करवाती है, 0 और 1 की फॉर्म में। इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ बिट्स। जनरली मेमोरी स्टोरेज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जनरली जो है मेमोरी स्टोरेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका वॉलेटाइल और सेकंड है आपका नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल वो होती है जो आपकी टेम्परेरी रहती है, मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ों का अगर हम रट्टा लगा लें, हमें लगता है यार मतलब समझ नहीं आ रही है चीज़ें, हमारे सिर के ऊपर से जा रही हैं चीज़ें, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, तो हम क्या करते हैं समटाइम जो उन चीज़ों का रट्टा लगा लेते हैं। तो क्या होता है कि 4-5 दिन तो वो चीज़ें मुझे याद रहती हैं, लेकिन उसके बाद मैं क्या करती हूँ, भूल जाती हूँ कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है, तो अब देखो दिस लॉसेस इट डेटा देन पावर इज स्विच ऑफ। पावर चली गई तो डेटा भी आपका क्या हो गया, चला गया, उड़ गया, खत्म हो गया। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज। कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं हमारी लाइफ में कि जिन चीज़ों को हम भूल नहीं सकते। अगर सपोज कोई हमें टोंट मारता है, मतलब ऐसी कोई कड़वी बात बोलता है जो हम लाइफ टाइम नहीं भूलते, जिससे क्या पता हमारी लाइफ भी चेंज हो जाए। किसी को कहते हैं ना, कोई किसी को उंगली करता है तो भाई जो अगर सही इंसान है तो वो उस उंगली का पॉजिटिव में लेके उसको ऐसे आंसर करेगा, मतलब वैसे भड़बड़ आंसर करना आंसर नहीं होता, कुछ करना। जब आप अपनी लाइफ में कुछ बन के उसको दिखाओगे तो वो होता है उसको उसकी बात का करारा जवाब देना। और जो उसने उंगली की थी, जो उसने उंगली करते वक्त जो आपको ताना कसा था या फिर आपको टोंट मारा था, वो आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। ये फैक्ट है भाई, ये आपका फैक्ट है। ठीक है, इसलिए कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल परमानेंट होते हैं, हमारी मेमोरी में छप जाते हैं, मतलब जिनको हम चाहकर भी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो ये होती है एक तरीके से वही है अपने जो है, सीधी सी बात ये है कि नॉन वॉलेटाइल में डेटा आपका कभी खत्म नहीं होगा, वॉलेटाइल में आपका डेटा लॉस हो जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है भाई, चाहे पावर, चाहे लाइट जाए, चाहे कुछ हो। जैसे भाई वही है कि रियल लाइफ में अगर कोई हमें ताना मारता है तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो हमारे लिए बाद में कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन वो ताना जो है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। ठीक है, अब देखो ये आपका जो है मेमोरी हायरार्की, वैसे तो आपने कई बार देखी होगी, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले होते हैं रजिस्टर्स जो आपके मेमोरी में ही होते हैं। ठीक है, फिर आपकी कैशे मेमोरी, फिर आपकी मेन, फिर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसको आप प्राइमरी मेमोरी भी कहते हो, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है दैट इज उसको आप ऑक्सिलरी या सेकेंडरी या फिर मैग्नेटिक मैग्नेटिक कोई कुछ भी कह सकते हो, आपके क्या है सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्टर का साइज होता है वो सबसे क्या होता है, सबसे स्मॉल होता है। ठीक है, और जो आपकी यहाँ पे लास्ट में इसका साइज जो है सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर मैं असेस के मेथड से देखूं, भाई असेस करना, अगर कौन सबसे ज्यादा फास्ट असेस करेगा, क्योंकि सीपीयू से हम क्या चाहते हैं, सीपीयू एक तो हमारा खाली ना बैठे, है ना, और एक जो है वो बहुत फास्ट हमें काम करके दे, है ना। तो यही चाहते हैं हम सीपीयू से, चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो जैसे अगर हमारे घर में हमने किसी को काम पे रखा है तो हम चाहते हैं यार ये जो है पूरा दिन काम करे, मतलब पूरा दिन काम करे, जो थोड़ा बहुत रेस्ट का टाइम है सिर्फ वही करे, बाकी जो है इसको काम ही करना है। ठीक है, तो असेस करने का टाइम कितनी जल्दी जो है उसको असेस कर सकता है, कितनी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो सबसे फास्ट असेस किसकी होती है, रजिस्टर की। फिर इसकी सबसे स्लो किसकी होती है, इसकी।
मतलब साइज इसका बड़ा होगा और जो एसएस है वो सबसे कम इसकी होगी। हम चाहते क्या है भाई साइज भी हमारा ज़्यादा हो और हमारा जो असेस टाइम है वो भी हमारा क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब जल्दी जो है वो उसको असेस कर सके। हम चाहते हैं दोनों ही ज़्यादा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पास होगा उसका साइज छोटा होगा, लेकिन उसमें उसको असेस करने का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। और हम चाहते भी हैं कि सीपीयू एक टाइम पे बहुत सारे काम जो है कर दे, ठीक है। ओके, अब देखो टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर कैन विजुअलाइज्ड बाय हायरार्की। अब यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं। पेन कॉपी हाथ में नहीं ले रखी तो ले लो भाई, ले लो और फटाफट जो है मेन पॉइंट लिखो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, हमारे मेमोरी हायरार्की कंसिस्ट ऑल level of storage device contained in computer system in the slow auxiliary memory। ऑब्वियसली ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होगी, स्लो होगी, क्योंकि एसएस टाइम तो उसका बहुत कम है, स्लो है, कम है, ठीक है। तो फास्ट कौन होगा, आपकी कैशे मेमोरी होगी, मेन मेमोरी होगी, रजिस्टर्स होंगे, ये आपके फास्ट हैं, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और बोले कि सबसे फास्ट कौन है, और अगर आपको ऑप्शन में रजिस्टर दे रखा है तो आप आंख बंद करके जाओगे रजिस्टर के साथ। रजिस्टर नहीं है और आपको कैशे मेमोरी दे रखा है, आंख बंद करके जाओगे कैशे के साथ। अगर कैशे भी नहीं है तो आप जो है आंख बंद करके जाओगे मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी तो आपकी बहुत स्लो होती है। जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी है, यहाँ पे जो ऑक्सिलरी मेमोरी एसएस टाइम है 1000 टाइम दैट द मेन मेमोरी, मतलब मेन मेमोरी के कंपैरिजन में 1000 टाइम ज्यादा है, मतलब स्लो टाइम इतना है भाई। मेन मेमोरी आपकी इतनी फास्ट होगी 1000 टाइम उससे जो है स्लो है। हेंस इट इज द बॉटम ऑफ, इसलिए जो है हम इसको क्या कहते हैं, सबसे नीचे आपकी जो है ये हायरार्की में रखी गई है। क्लियर है भाई। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेन मेमोरी और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी उन दोनों के बीच में जो एसएस टाइम है वो कितना है, कितना गैप है, ठीक है, आपको बताना चाहिए। मेन मेमोरी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन बिकॉज इट इज द इक्विपमेंट टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू विद ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस थ्रू इनपुट आउटपुट प्रोसेसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैशे मेमोरी और मेन मेमोरी का जो एसएस टाइम वो क्या है, 1 मतलब 7 और 10 के बीच में वेरी करता है, मतलब कोई कभी 7 कभी 8 कभी 9 कभी 10, ठीक है, इनके बीच में वेरी करता रहेगा। ये देखो मैग्नेटिक है भी आपके आईओ प्रोसेसर, ये आपकी मेन मेमोरी, आपकी कैशे, ये आपका सीपीयू, ठीक है। अब ये देखो स्लोअर स्पीड है, डिफिकल्ट, इजी है, रजिस्टर, रैम और डिस्क। तो ये आपका मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे देखो इसका जो साइज है डिस्क का वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको असेस करने का टाइम जो है वो उतना ही कम है। वी कैन इमेजिन मेन मेमोरी टू ऑर्गेनाइज एज अ मैट्रिक्स ऑफ बिट्स इच रिप्रेजेंट इन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो मेमोरी लोकेशन में हम क्या करते हैं, वर्ड साइज, मैंने आपको अभी थोड़ा कुछ दिन पहले अभी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वर्ड्स ऑफ डेटा, जो आपका साइज, जो आपका डेटा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्ड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेमोरी असेस मेथड। मेमोरी को असेस करने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। पहला होता है रैंडम असेस, फिर होता है आपका, ठीक है, पहला होता है रैंडम असेस, डायरेक्ट, सेकंड होता है आपका डायरेक्ट और थर्ड होता है आपका सीक्वेंशियल, ठीक है। 1 बाय 1 करके देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा मेन मेमोरी जो है कौन सा मेथड है, रैंडम है, जो आपका है डायरेक्ट है या क्या है, ठीक है, सीक्वेंशियल है। इस तरीके से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रैंडम क्या है, सीक्वेंशियल क्या है और आपका डायरेक्ट क्या है। तो रैंडम असेस मेमोरी जो है, रैंडम असेस जो है मेन मेमोरी आर रैंडम असेस मेमोरीज इन विच each memory location has a unique address. Using this unique address any memory location can be reached in the same amount of time in any order, ठीक है। तो रैंडमली जो है हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। जो आपका मेन मेमोरी है वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, रैंडम असेस का। सीक्वेंशियल असेस जो होती है वो एक सीक्वेंस में, मतलब पहले ये इस तरीके से सीक्वेंसिंग मैनर में। आपने मैग्नेटिक टेप को देखा होगा, मैग्नेटिक टेप क्या होती है, मतलब सीक्वेंस में हम उसको जो है डेटा को असेस करते हैं। डायरेक्ट असेस क्या करते हैं, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ट्रैक, मतलब जो अपनी डिस्क वगैरह देखी है ना, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, आपने स्कैन एल्गोरिथम ये सब पढ़ा है, तो यहाँ पे हम देखो इस तरीके से आप यूज करते हो। ये आपकी जो है डिस्क है, तो यहाँ पे डेटा जो है वो आपका किसमें, ये पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्या है आपका ट्रैक है, यहाँ से लेके ये आपका क्या है पूरा ट्रैक है, ठीक है। और जब मैं इस ट्रैक को इस तरीके से सेक्टर में डिवाइड कर देती हूँ, इस तरीके से डिवाइड कर देती हूँ, तो ये आपका क्या बन जाता है, पर्टिकुलर सेक्टर बन जाता है, ठीक है। तो मतलब ट्रैक के फॉर्म में डेटा स्टोर होना, ये आपका कहाँ पे होता है, मैग्नेटिक डिस्क के अंदर, ठीक है। अब आपका रह गया है मेन मेमोरी, ये सारे टाइप्स वगैरह देखेंगे। देन जो है आपका कैशे मेमोरी डिस्कस करेंगे। काफी रह, हाँ जी, मेन मेमोरी आपकी क्या होती है, मेमोरी दैट यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू, जो डायरेक्टली जो आपकी सीपीयू के साथ जो क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। ऑक्सिलरी मेमोरी एंड कैशे मेमोरी इज कॉल्ड मेन मेमोरी। जो आपकी ऑक्सिलरी मेमोरी और जो आपकी कैशे मेमोरी है वो क्या कहलाती है, आपकी मेन मेमोरी कहलाती है। इट इज सेंट्रल स्टोरेज यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज लार्ज एंड फास्ट
यूज टू स्टोर डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन। ये क्या होती है, लार्ज होती है, फास्ट मेमोरी होती है, डेटा को हम स्टोर करवाते हैं। मेन मेमोरी इज मेड अप ऑफ, जो आपकी मेन मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, रैम होता है, एक आपका रोम होता है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, रैम इज इंटीग्रेटेड सर्किट होल्डिंग इन मेजर शेयर, ठीक है। और ये जो आपकी इंटीग्रेटेड जो आपकी सर्किट है किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर से, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पूछ लेगा कि जो चिप होती है रैम की वो किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जामिनर कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो टाइप्स ऑफ मेमोरी, रैम और रोम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रैम के अगेन दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका स्टार्टिंग और एक डायनामिक रैम। रोम को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई प्रोम। यहाँ से जो है आपसे आपकी फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम में से, ठीक है। ज्यादातर जो है डबल ई प्रोम या ई प्रोम की जो है फुल फॉर्म पूछता है। तो अब यहाँ पे देखो रैंडम रैम क्या होती है आपकी, रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है, और यहाँ पर जो है इट इज ऑल्सो रीड राइट मेमोरी टू मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। The program and data CPU required during execution of program are stored in this memory, ठीक है। It is volatile memory as the data losses when the power is switched off। यहाँ पे जो आपका डेटा जो है वो लॉस हो जाता है अगर आपकी पावर जो है वो चली जाए, ठीक है। रैम फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, रैम जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका स्टार्टिंग रैम और एक होता है आपका डायनामिक रैम, ठीक है। तो जो आपकी डायनामिक रैम होती है वो आपकी बनी होती है कैपेसिटर से, ठीक है, एंड ट्रांजिस्टर से। मस्ट बी रिफ्रेश, जो उसका रिफ्रेश रेट होता है, बार बार जो है उसको रिफ्रेश किया जाता है, वो होता है 10 से लेके 100 ms तक। इट इज स्लोअर एंड चीपर देन एस रैम। जो आपकी स्टैटिक रैम है उसके कंपैरिजन में स्लो होती है और इसकी कॉस्ट भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। स्टैटिक रैम जो होती है वो 6 ट्रांजिस्टर सर्किट इन इच सेल एंड रिटेन डेटा अंटिल पावर ऑफ, मतलब डेटा यहाँ पर रहता है। क्लियर है भाई। तो देखो अब यहाँ पे डिफरेंस अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको स्टैटिक और डायनामिक के बीच में पता होना चाहिए। सिर्फ फुल फॉर्म पता होने से कुछ नहीं होगा, आजकल जो है थोड़ा सा डिटेलिंग पूछने लग गए हैं एग्जामिनर, तो आपको अंदर की चीजें पता होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टेड ऑफ टेनी कैपेसिटर इज लीक इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्टेड सर्किट इज द फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे आपके क्या होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होते हैं, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। यहाँ पे जो है बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, रिचार्ज एवरी फ्यू मिली सेकेंड इन टू मेंटेन डेटा, होल्ड्स इज कंटेंट एज अ लॉन्ग एज पावर इज अवेलेबल। यहाँ पे जो है आपका स्टैटिक रैम में जो है आपका डेटा जो है लंबे समय तक अवेलेबल होता है। ये इनएक्सपेंसिव यानी कि ये सस्ती होती है, आपकी एक्सपेंसिव होती है, स्लो होती है, आपकी फास्ट होती है। स्टोर मैनी बिट्स पर यू चिप, ठीक है। यहाँ पे हम नहीं स्टोर करवा सकते, ये लेस पावर होती है आपकी, यूज मोर पावर। ये लेस हीट को जनरेट करती है, हाई हीट को जनरेट करती है। ये मेन मेमोरी में होती है, आपकी कैशे में होती है। जो स्टैटिक रैम है वो कहाँ पे होगी, कैशे में, इसलिए ये क्या होती है, फास्ट भी होती है, इसका साइज छोटा होता है ये, लेकिन जो है हम इसको जल्दी असेस कर सकते हैं, फास्टर होती है। लेकिन जो आपका डी रैम है वो आपका मेन मेमोरी में होता है। ऑब्वियसली मेन और कैशे में तो डिफरेंस है, आपको ये तो जानते ही हो। तो कैशे क्या होगी, ज्यादा फास्ट होगी, लेकिन साइज उसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक रैम। तो जो आपका ये तो आपका क्लियर है स्टैटिक और डायनामिक। अब देखो रोम क्या होती है, आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो कहाँ पर लोड किए जाते हैं, रैम में, रोम में या फिर कंट्रोल पैनल। इस तरीके से आपसे जो है 4-5 क्वेश्चन दे देगा। तो कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, बूटस्ट्रैप लोडर कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, रोम के अंदर, ठीक है। टू लोड एंड स्टार्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो लोड होता है, और कहाँ पे लोड होगा, वो रोम के अंदर, ठीक है। अब देखो store crucial information essential to operate the system like program essential is the boot the computer it is non volatile, मतलब ये data loss नहीं होता है यहाँ पे, always data is retained रहता है, used in embedded system where programming needed to change, used to calculation peripheral devices। ROM is further qualified, 3 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, PROM, EPROM और आपका EEPROM। फुल फॉर्म देख लो, PROM होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEPROM होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM होगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो जो आपका PROM होता है ये इज प्रोग्राम्ड बाय यूजर, जो है यूजर के थ्रू प्रोग्राम जो है वो आपका लिखा जाता है। वंस प्रोग्राम द डेटा इंस्ट्रक्शन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है। जो इंस्ट्रक्शन एक बार आपने डेटा कर दिया वो आपका रीचेंज नहीं होगा। EEPROM क्या होता है, इट कैन बी प्रोग्राम टू इरेज डेटा, इट एक्सपोज द अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहाँ पे जो आपका डेटा है उसको क्या हम यूज करते हैं, अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है वो यूज करते हैं, जो भी हमारा डेटा है, जो भी हमारा कंटेंट है उसको इरेज करने के लिए, ठीक है। EEPROM हमारा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। यहाँ पे डेटा जो है वो इरेज किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। वहाँ पे जो है हम
अल्ट्रावायलेट की लाइट की हेल्प से यूवी रेज करवाते हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यूज करें, ठीक है। यहाँ पर जो है अल्ट्रावायलेट की जरूरत नहीं होती, वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। क्लियर है भाई, क्लियर है इतना, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है, एक बार फिर से डिफरेंस देख लीजिए। रैम आपका टेम्परेरी स्टोरेज है, ये आपका परमानेंट है। यहाँ पे स्टोर होता है आपका एमबी, यहाँ पे आपका जीबी में डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे एमबी में। ये आपका वॉलेटाइल है, ये आपका नॉन वॉलेटाइल है। ये आपका नॉर्मल ऑपरेशन है, ये आपका स्टार्टअप ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर। राइटिंग डेटा इज फास्टर, यहाँ पे क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक है आपका यहाँ पे, बाकी कैशे मैपिंग, कैशे मेमोरी, कैशे की मैपिंग, ये सब हम कल देखेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या कहती है, डिवाइस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। For example, magnetic disks are tape are commonly used auxiliary device. Other devices as auxiliary memory and are magnetic dumps. ठीक है, magnetic bubbles memory of the optical disk. It is not directly accessible to the CPU and accessed using the input-output channel. ठीक है, तो ये था आपका टोटल पूरा यहाँ पे जो है आपका मेन वाला। अब हम कैशे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैशे टाइप्स, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ इसके बेस पे हम क्वेश्चंस भी हैं। होमवर्क मैंने आप सभी को दिया है, उम्मीद है सभी बच्चे जो है होमवर्क करके दिखाएंगे। नहीं किया तो प्लीज़ जो है कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए ताकि जो है बाकी बच्चे भी वीडियो की हेल्प ले सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।